नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक डिफेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को मिला था। मार्च के क्रैश के बाद भारी तेज़ी देखने को मिली, देखते ही देखते स्टॉक मल्टी बैगर हो गया। लेकिन उसके बाद जो OFS का प्राइस डिक्लेयर किया गया वो बहुत ही डिस्काउंट पे था और भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। और जो OFS का प्राइस आया था उसके भी हमें नीचे ही चलता हुआ नजर आया है, तो बहुत ही वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे कई रिटेल निवेशक भाई बहन हैं जो कि यहां पर हमें फंसते हुए नजर आए थे, जो कि ऊपर के प्राइस पर निवेश करके रखे हैं लेकिन काफी समय से लॉस में हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए उम्मीद की किरण यहां पर दिखाई दे रही है, तेजी की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो क्या है वो न्यूज, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड के स्टॉक सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले उस न्यूज के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण HL में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपने AMFI का नाम तो जरूर सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अलग अलग काम करती है, अलग अलग रेगुलेशंस यहाँ पर ऑपरेट करती है, म्यूचुअल फंड्स को संभालती है। और उसका एक और काम भी है रीक्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। AMFI डिसाइड करता है, रेगुलरली डिसाइड करता है, टाइम टू टाइम इसका डिसाइड होता है कि कौन सा स्टॉक मिड कैप कैटेगरी का है, कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी का है, कौन सा स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी का है। अगर स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिले, कंपनी ग्रो हो रही है, तो उसे स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप में डालना होता है। अगर कंपनी हमें कम होती नजर आ रही है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो लार्ज कैप से मिड कैप या फिर मिड कैप से स्मॉल कैप में भी डालना पड़ता है। तो ये सारा काम करता है AMFI, और ऐसी डिटेल्स यहाँ पर हमें आने वाली है, टाइम टू टाइम हो रहा है। तो जनवरी 5 2021 तक नई डिटेल्स हमें आती हुई नजर आएगी। और ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येस बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, PI इंडस्ट्रीज एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू स्विच फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप इन द प्रपोज्ड AMFI रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये पॉजिटिव न्यूज क्यों है ये भी एक बार समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है, फिलहाल अगर फिलहाल तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन जब वो लार्ज कैप में शिफ्ट की जाएगी, अगर ऐसा होता है तो ये तेजी की उम्मीद यहां पर आती है। उसका रीजन है कि लार्ज कैप में निवेश करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इंडिविजुअली काफी कम लोग होंगे जो कि सिर्फ इसके बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिविजुअली लोग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए ये एक अलग चीज होती है। म्यूचुअल फंड्स आपको पता ही होगा कि मल्टी कैप फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है। तो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी के हिसाब से यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता ही होगा कि लार्ज कैप फंड सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें लार्ज कैप में दिखा देता है। और मल्टी कैप फंड्स में भी ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप्स को ही किया जाता है। तो फिलहाल अगर किसी फंड ने HL को खरीदा होगा तो वहां पर एलोकेशन कम होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाता है तो यहां पर एलोकेशन उसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स एक पॉजिटिव नोट हमें दिखा देता है। तो इसके कारण स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि फंसे हुए इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं तो ये एक मिड कैप कंपनी है। फिलहाल तो 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 822 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में 4.5% के करेक्शन पे अवेलेबल है। एक महीने के बारे में बात करें तो फ्लैट रिटर्न्स हैं, 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक साल के बारे में बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 5 साल के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। 2018 में लिस्टिंग देखने को मिली थी। 27% के नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो आप देख पाएंगे 9.56 है, जो कि 10 के भी नीचे दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हमें अंडर वैल्यूड शेयर ये दिखाई देता है। लेकिन उसका रीजन भी है जिसके बारे में हम चार्ट्स पर भी आगे चर्चा करने वाले हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 2.07 का दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो ये काफी शानदार है। 4% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रही है। इसे सेक्टर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि जो ये काम करता है, मार्केट लीडर पोजीशन है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। मोनोपोली मतलब 100% सिर्फ यही काम करता है, क्योंकि डिफेंस का कामकाज है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट कामकाज होता है। तो प्राइवेट कंपनीज यहां पर हमें दखल करती हुई नजर नहीं आती है। एकदम टोटली मोनोपोली वाला बिजनेस हमें दिखाई देता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू हमें ग्रोथ करती हुई नजर आती है। 19,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 2020 में ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास का हो चुका है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स में एक्चुअली इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट्स हमें
कंसोलिडेट होते हुए नजर आते हैं। 2.62 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 2020 में 2.87 थाउजेंड करोड़ का है। तो आप देख पाएंगे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, एक ही रेंज में प्रॉफिट्स हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर एचएल का एडवेंचर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मार्च में जब क्रैश आया 500 के लेवल्स हमें देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद जो तेजी देखने को मिली उसके कई रीजंस थे। आत्मनिर्भर भारत भी एक रीजन था और साथ ही साथ जो मेन रीजन था सेंटीमेंट यहाँ पर हमें इसका बहुत ही पॉजिटिव होता हुआ नजर आया था, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन थी। तो ऐसे में हर एक डिफेंस स्टॉक हमें बहुत ही भागता हुआ नजर आया, लेकिन वो सिचुएशन जैसे जैसे ठंडी पड़ने लगी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। उससे पहले ही ये सिचुएशन जो सेंटीमेंट था इंडिया और चाइना का वो ठंडा हुआ, उससे पहले तो ओएफएस का प्राइस आ गया था। और आप देख पाएंगे जब भी डिक्लेयर हुआ ओएफएस का प्राइस कुछ 1000 रुपीज के आसपास का था, 1001 रुपीज के आसपास का था। तो यहां पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और कंटिन्यूअसली उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में हमें वीकनेस ही देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल स्टॉक ने 700 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई, अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। 900 के आसपास स्टॉक पहुंच भी चुका था, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक 820 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जब मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी, फिलहाल हमें मार्केट में 3% के आसपास का निफ्टी में हमें क्रैक देखने को मिला, तो यहां पर भी गिरावट आई। लेकिन आप देख पाएंगे बाइंग एमर्ज हो गई थी 760 के आसपास के लेवल से और फिलहाल स्टॉक 820 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 20 डेज के मूविंग एवरेज को छोड़कर दूसरे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 65.29 है, जो कि हाईली ओवरबॉट हो चुका था, तो थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 49.96 है, जो कि आप देख पाएंगे काफी वीक होता हुआ नजर आया था, लेकिन थोड़ा सा यहां पर स्लाइटली बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें, फिलहाल जो हमें क्रॉसओवर देखने को मिलता है आप देख पाएंगे यहां पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड का लेवल है 788 का लेवल, जहां पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। मीडियन है 844 का लेवल, अपर बैंड है 899 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 767 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस 876 का है, जो कि काफी समय से बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहां पर स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, फिर से गिरावट देखने को मिली। पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो 709 का पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद भी कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिली, लेकिन 2019 का ईयर कंपैरेटिवली स्टॉक के लिए अच्छा रहा था, क्योंकि यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर गिरावट देखने को मिली मार्च के क्रैश में, उसके बाद अच्छी तेजी आई, अपने ऑल टाइम हाई पर स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन वापस स्टॉक हमें उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जिस रेंज में वो 2019 में ट्रेड करता हुआ नजर आता था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यहां पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने पोजीशन बना कर रखी है, अगर आप यहां पर लॉस में चल रहे हैं, अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, तो मेरा मानना है फिलहाल थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। उसका रीजन है कि ये जो न्यूज आ रही है, अगर उसके कारण हमें तेजी देखने को मिलती है तो उसका फायदा उठा सकते हैं, और अगर आप निकलना चाहे तो निकलने के बारे में भी सोच सकते हैं। अब क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पर, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कंपनी फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी ग्रो करती हुई नजर आती है। इसका जो वैल्यूएशन है वो सबसे बड़ा हमें प्लस पॉइंट दिखाई देता है इन्वेस्टर्स के लिए। डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई देता है, लेकिन उसके कई रीजंस है कि क्यों यहां पर हमें ज्यादा तेजी स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। उसके रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है, उसका भी रीजन है इसमें स्टॉक में हमें तेजी नहीं आ रही है। उसका मेन रीजन ये है कि इसका जो कामकाज है डिफेंस से आता है, और डिफेंस में ज्यादा ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे सकती, ये सबसे बड़ा रीजन है। और जैसे कि आपको बताया, ये जो भी कामकाज करता है, मिसाइल्स बनाता है, उसे डिजाइन करता है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन होने तक बहुत से स्टेजेस होते हैं, उन्हें ट्रायल पे डाला जाता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे कमर्शियल प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वहां पर कुछ कंपनी को प्रॉफिट दिखाई देगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि मार्केट इसमें ग्रो नहीं होगी। ये जो मार्केट में काम करता है, जो सेक्टर में काम करता है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ एक्चुअली है ही नहीं। कंपनी ऐसा तो नहीं है कि मिसाइल्स तो बना रही है और साथ ही साथ कुछ दूसरा काम कर लेगी, आईटी का काम कर लिया या फिर कुछ एफएमसीजी का काम कर लिया, तो यहां पर ज्यादा ग्रोथ के चांसेस भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं है तो कंपनी क्या ग्रो करेगी, ऑलरेडी मोनोपोली का बिजनेस कर रही है। 4 सालों में हमने देखा कि रेवेन्यू भले ही ग्रो रही थी, लेकिन प्रॉफिट हमें ग्रो करता हुआ नजर नहीं आया। और मार्केट को, इन्वेस्टर्स को ग्रो करने वाली कंपनी ज्यादा पसंद होती है, जो कि ग्रेजुअली तो सही लेकिन आपको ग्रो करती हुई नजर आई, और वो सिचुएशन एचएल में फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए मेरा मानना है इससे बेहतर कंपनीज मार्केट में अवेलेबल
अवेलेबल है, लेकिन मैं कौन होता हूं आपको रोकने के लिए। अगर आपको कंपनी पसंद है तो कोई बुरी कंपनी नहीं है, यहां पर डिविडेंड आपको अच्छा मिल रहा है, इसके वैल्यूएशन काफी अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहां पर आपको मिल जाएगी, तो इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा पैसा फंसाने का मतलब मुझे दिखाई नहीं देता है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।